हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मून चाइल्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सईद सजाद और आज हम बात करने वाले हैं मराठास के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मुगल्स के बारे में, मुगल्स किस तरह डिक्लाइन हो गए थे। उसके बाद कुछ ही बहुत बड़े किंगडम्स रह गए थे, जैसे कि बंगाल का किंगडम बहुत बड़ा किंगडम रह गया था, निज़ाम फ्रॉम डेक्कन में था, और ये मैसूर। दैन इस साइड पे थे सिर्फ मराठास। मुगल्स जो थे, मुगल्स सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गए थे और अवध के कुछ पार्ट्स में इनका दबदबा था। और जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड देख सकते हैं, ये सिर्फ 6 का एरिया रह चुका था। ओके, यहाँ पे ये फैमिली ट्री है ऑफ शिवाजी, जहाँ से ये मराठा किंगडम मेनली स्टार्ट हुआ था। तो ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से इतना पूछा नहीं जाएगा। इसमें से जो मेन है शिवाजी हैं, ये भोंसले छत्रपतिस इनको बोला जाता था, जो किंगडम रूलर जिसे हम किंग बोलते हैं या एम्पर बोलते हैं, ऐसे ही इनको छत्रपति का नाम दिया जाता था। तो यहाँ पे शिवाजी जो मेन है, इनकी डायनास्टी से स्टार्ट हुआ, लेकिन हम शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वो हमने शिवाजी जो है उनकी डेथ 1680 में हो चुकी थी। ये औरंगज़ेब के टाइम पीरियड उनका था, तो हम वो बात नहीं करेंगे। हम मेनली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 18th सेंचुरी की। तो जो 18th सेंचुरी है ये 1700 से स्टार्ट होती है, 1701 1702 ऐसे 1799 तक। तो हम सिर्फ मेनली इनकी बात करेंगे, हम जो पीछे वाला रह गया उसकी बात नहीं। तो यहाँ पे दूसरा चार्ट है, आप देख सकते हो। शिवाजी जो हैं वो डाइड हो गए थे 1680 में। उनके 2 बेटे थे, आप यहाँ से देखते हैं, शंभाजी 1 एंड राजा राम। ठीक है, तो शंभाजी जो थे उनके जो बेटे थे, ये भी मुग़ल जो शंभाजी थे ये भी उस टाइम पे गद्दी पे बैठे हुए थे, और इनको कैप्चर कर लिया था फिर बाद में मुगल्स ने, और उसके बाद में उनका मर्डर भी कर दिया था। उसके बाद जो उनके बेटे थे शाहू जी, इसको तो बहुत पहले ही उन्होंने बचपन में ही मुगल्स ने कस्टडी में ले लिया था, इनको कैद कर दिया था, कैद में थे। हमें पिछले लेक्चर में बताया है। फिर बाद में इनको रिलीज़ कर गया था। कैसे रिलीज़ किया था? बहादुर शाह 1 के टाइम पे इनको रिलीज़ कर दिया था, ताकि ये दोनों आपस में वॉर ऑफ सक्सेशन हो सके। तो वो वॉर ऑफ सक्सेशन हुई, क्योंकि इनके आने के पहले जो यहाँ पे ये देख सकते हैं राजा राम, ये भी मारे गए थे। लेकिन जो इनकी ये वाली बीवी थी ताराबाई, इनका बेटा था शिवाजी 2। तो सारा जो गवर्नमेंट थी वो ताराबाई के इशारों पे नाचती थी। हालांकि शिवाजी सिर्फ नाम के, शिवाजी जो 2 थे ये नाम के सिर्फ छत्रपति थे, हालांकि सारी हुकूमत चलती थी ताराबाई की। तो यहाँ पे जो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट करने के लिए मुगल्स ने क्या किया था, मुगल्स ने शाहू को रिलीज़ कर दिया था, और उसके बाद में ताकि इनमें वॉर ऑफ सक्सेशन, तो वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब छत्रपति शिवाजी की डेथ हो गई थी तो मराठास जो थे ये सिर्फ इस रीजन पे थे। कोंकण वाला एरिया जो आप यहाँ से देख रहे हैं, बॉम्बे वाला, तो यहाँ पे सिर्फ ये सीमित थे, और कुछ कुछ पार्ट्स में यहाँ पर यहाँ एंड यहाँ पे थे बस। उसके ज़्यादा ये महाराष्ट्र में जो इनके ये एलाइज थे, ये भी आप समझ सकते हैं कि इनके अंडर ही आता था, मराठास के अंदर। लेकिन ये जो टेरिटरी थी, टेरिटरी उनके अंडर पे नहीं आती थी, सिर्फ इनको सिर्फ नाम आता था इनको। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो आगे आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो बोलता जाऊँगा, आप वही नोट करते जाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मराठास का जो जनरल था सेनापति धनंजय जादव, ठीक है ना, ये सेंट किया था किसने? ताराबाई। जो आप समझ सकते हैं, ताराबाई जो राजा राम की बीवी थी, वो इस टाइम पे गद्दी बैठी थी, ताकि वो साहू, जिसको वहाँ से शाहू को जहाँ से जो कैप्टिविटी है वहाँ से छोड़ दिया गया था, ये बताने के लिए कि हो सकता है इतने टाइम से वो मुगल्स के साथ रहे, वो मुगल्स का एजेंट हो सकता है या मुगल्स की कंस्पिरेसी में शामिल हो सकता है, तो आप उसको जाके ख़त्म करो। तो धनाजी जो थे उन्होंने अपने राइट हैंड बालाजी विश्वनाथ को वहाँ पे भेजा। बालाजी तो थे, बालाजी ने धनाजी को सपोर्ट किया, क्या कि आप शाहू जो है वो सच्चा बंदा है, वो तो बिल्कुल हमारे फेवर में बात करता है। तो उसको अटैक करने से अलावा उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो शाहू था उसे मराठा का थ्रोन पे बिठा दिया, और ये कहा कि नहीं, ये राइटफुल हायर हैं टू द थ्रोन ऑफ मराठा, ये राइटफुल छत्रपति हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही दानाजी की जो डेथ हो जाती है, उनका बेटा बालाजी था, राइट हैंड उनके बालाजी थे, तो उनके जो ताराबाई को ये बताने के लिए, ताराबाई ने ये देखने के लिए कि जो बालाजी है उसका पावर जो है वो ग्रो हो रहा था, क्योंकि वो एज ए पेशवा था। पेशवाज का जो राज था वो इतना नहीं होता था, लेकिन ये बालाजी के ही टाइम पे पेशवाज का जो राज है वो बढ़ने लगा, क्योंकि शाहू ने पूरा इसको एक अथॉरिटी दी हुई थी कि आप कोई भी एक्शन, काउंटर एक्शन किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बालाजी जो है उन्होंने कंस्पायर किया और ताराबाई को और उसके बेटे शिवाजी को टू द थ्रोन ऑफ कोल्हापुर, तो इन्हें कोल्हापुर वाले साइड पे भेज दिया गया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो उसकी दूसरी बीवी थी, किसकी? राजा राम की, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, राजेश बाई, उसको ये
करने के लिए, उसको ये इंस्टॉल करने के लिए कि आप भी इस हायर की सक्सेसफुल सक्सेशन हैं, क्योंकि ये आपका भी पूरा है। तो उनके थ्रोन पे, कोल्हापुर के थ्रोन पे संभाजी सेकंड जो राजाराम के बेटे थे दूसरी भी वाइफ में से, तो उनको वहाँ पे ये कर दिया ताकि वहाँ पे भी ये आपस में जो है शाहू का ये जो शाहू को सपोर्ट करके रखें। तो उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे एक अंग्रिया क्लैद थी जिनकी एक वॉरशिप्स थी नियर कोलाबा। कोलाबा आप समझ सकते हैं, कोलाबा मुंबई का जो मेन है वहाँ पे उस जगह पे इन्होंने अलाइड किया था मराठास के साथ, ताकि ये क्या कर सकें, शाहू के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। ये इन्होंने स्टार्ट करने कंस्पिरेसी स्टार्ट करने की कोशिश। लेकिन फिर भी जो ताराबाई की एलाई थी, एडमिरल कान्होजी आंग्रे जो थे, रिबेल्ड करती था इसके ताराजी बाई, क्योंकि उनको भेज दिया था लेकिन वो चुप नहीं बैठी थी। तो ताराबाई ने इनके खिलाफ करी, लेकिन जो बालाजी उन्होंने किसी तरह मैंगेज कर दिया आंद्रे को अपने साथ जोड़ने के लिए, और कन्विंस भी कर लिया कि शाहू हमारा जो है वो मेन आदमी है, वही हमारा छत्रपति है, तो आप उनका साइड दें। तो उन्होंने एक और इनका एरिया होता था सिद्दी, सिद्दी करके जो आइलैंड्स थे वहाँ पे उनको ये इन्होंने डिफीट किया। यहाँ पे जो एडमिरल ये कान्होजी आंग्रे थे, इनके पास कुछ फ्लीट होती थी नेवी की इनके पास। तो मराठास जो है उन्होंने जो कोंकण का जो कोस्ट है वो पूरी तरह से अपने अंदर कैप्चर कर लिया था। बालाजी जो विश्वनाथ है उनकी सक्सेस को देख के शाहू ने उनको एज ए पेशवा बना दिया, पेशवा अपॉइंट कर दिया गया। जो पेशवा बालाजी थे ये बहुत ही पावरफुल लीडर थे, क्योंकि जो सारा कुछ आप देख सकते हैं कि सारा कुछ हैंडल पेशवा करने लगे। पेशवा काफ़ी पावरफुल बनता गया था, इसके अंडर पूरा जो कंट्रोल था वो पेशवा के अंडर होता था। सिर्फ जो शाहू था, शाहू एज ए मराठा का छत्रपति तो माना जाता था, लेकिन कंट्रोल उनके ऊपर पूरा कुछ नहीं था। पहले पहले कंट्रोल उनके अंडर में होता था, लेकिन अब इनकी पावर जो था वो गुर्तगे जो पेशवा था, ये सिक्स मराठा पेशवा, पेशवा तो पहले भी बहुत आए थे, लेकिन ये जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने क्या किया कि पूरा हुकूमत अपने अंडर ले ली हुई थी। हालांकि पता किसी को नहीं था, पता तो सबको यही था कि शाहू मेन लीडर है, सब कुछ वही लीड करे, लेकिन ये अपने तरीके से काम कर रहे थे। इतने पावरफुल पहले पेशवा कभी नहीं होते थे। तो आप इनका ये ज़रूरी नहीं है याद रखना, हाँ अलबत्ता इनका आप याद रख सकते हो कि ये हेरिडिटी थी, बाट फैमिली से बिलोंग करते थे। ये एक ब्राह्मण थे, चित्रा पावन भवन, वो ब्राह्मणों का ये नहीं होता था, ये मतलब वॉरियर वॉरियर इनमें नहीं जाते थे, लेकिन ये पहले ऐसे थे कि जो ब्राह्मण फैमिली से उठ के सोल्जर बन के फिर इतनी बड़ी ऊपर तक ये पहुँचे। ओके, जो बालाजी थे इन्होंने मुगल्स के साथ भी उस टाइम पे ट्रीटी साइन करने की विद द हेल्प ऑफ सईद ब्रदर्स। तो उन्होंने कहा था कि मुगल्स यहाँ पे हमें रेवेन्यू पे करेंगे और 10% ऑफ, और यहाँ पे जो मुगल की जो प्रोविंसेस है डेक्कन के, गुजरात में और खानदेश में, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो है ज़्यादा है। और उन्होंने कॉन्कर जो शिवाजी की कॉन्केस्ट थी कर्नाटका की पहुँचेगी, वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। शाहू ने ये ओवरलॉर्डशिप इनकी बोला कि हाँ ओवरऑल हुकूमत आपकी ही रहेगी, लेकिन आपको हमें पैसे देने होंगे, और जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी हम ये आपके साथ वादा करते थे 15,000 कैवलरी हम आपको दे देंगे। लेकिन जो फारूक सियार था, जिसका मैंने आपको कहा था कि इन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दी थी, ये ट्रीटी उनको मंजूर नहीं थी। तो सईद ब्रदर्स ने क्या कर दिया था, विद द हेल्प ऑफ बालाजी, बालाजी की सपोर्ट, उनके गार्ड्स की सपोर्ट की वजह से इन्होंने फारूक सियार को ख़त्म कर दिया था। और आपने पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसके बाद उन्होंने फिर मुगल एम्पर रफ़ी दरजात उनके उसको बिठा दिया था। फिर उसने ये मराठा की जो ट्रीटी थी ये मान ली थी। तो मुगल्स ने फिर मान लिया कि रिकग्नाइज़ कर दी कि शाहू जो है ये एक राइटफुल हायर है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का। तो और मुगल्स भी एक किस्म से ख़त्म होने लगे थे, वैसे एक पपेट बन चुके थे अगेंस्ट द मराठास इन डेक्कन। ओके, जो बालाजी के बाद बाजीराव फर्स्ट को अपॉइंट कर दिया गया पेशवा आफ्टर हिज फादर, क्योंकि वो उनके बेटे को रख दिया था। ये बहुत ही खतरनाक लीडर हैं, इन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी, इन्होंने कभी कोई जंगें नहीं लड़ी, बहुत बारी बारी जंगें ये लड़ते गए। इन्होंने मराठा का जो ऑफेंस था नॉर्दर्न इंडिया ऊपर टॉप तक लेके पहुंच गए थे। तो जो ये इंडिया का जो लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ मुगल एम्पायर दिल्ली तक ये पहुंच गए थे इनके टाइम पे। ओके, जो निज़ाम आसफ जाह फर्स्ट थे हैदराबाद के, इन्होंने आर्मी भेज के मराठास का जो कलेक्शन जो कलेक्ट करते थे ये मराठास कर्नाटक रीजन में, यानी कि आप ये डेक्कन वाले रीजन में, तो इनको यहाँ से मार भगाया, उनको यहाँ से ये जो कलेक्शन है वो नहीं करनी दी। उसके बाद निज़ाम जो है इन्होंने इन्वेड किया पुणे को, वहाँ पे इन्होंने संभाजी जो सेकंड थे राजू बाई के बेटे, उनको इन्होंने तोना कोल्हापुर के थ्रोन पे बिठा दिया और एज ए चैलेंज किसके अगेंस्ट, शाहू के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। ओके, निज़ाम ने उसके बाद क्या किया कि निज़ाम ने बहुत सारी जगह लोनी, पैरागॉन, पतो सुपा जो ये वाले एरियाज थे ये अपने हैवी आर्टिलरी से यूज़ करके प्लंडर कर दिए। लेकिन बाजीराव ने इसके अगेंस्ट रिटेलरी गोरिल्ला अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए। गोरिल्ला अटैक्स बहुत ही भयंकर होते थे,
ये इन्होंने अटैक की विद द हेल्प ऑफ होलकर, रानाजी शिंदे, पवार ब्रदर्स, ये जो छत्तीसगढ़ एरियाज़ वाले थे, इनकी हेल्प को इनके अंडर अपने अंडर लेके इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसके इन्हीं के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होती है जिसका बैटल ऑफ पालखेड़ कहते हैं। ये औरंगाबाद के एरिया में हुई थी, जहाँ मराठा बटरूज बाजीराव ने डिफीट कर दिया था निज़ाम को। निज़ाम को फिर ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसका नाम मुंगी शिवगंज। ये बैटल ऑफ पालखेड़ आप याद रख सकते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद रखने की ज़रूरत है। उन्होंने भी साइन कर दिया, फिर साहू को एज ए मराठा किंग इन्होंने भी मान लिया और इनको बता दिया कि अब हम डेक्कन के जो टैक्सेस हैं ये सारे मराठास को जाएंगे। मराठास की पावर बहुत ग्रो होने लगी। बाजीराव ने फिर अपने जो इनके ब्रदर थे चीमाजी अप्पा, इसको वेस्ट मालवा एरिया में भेजना स्टार्ट किया, जो ऊपर राजस्थान वाला एरिया था, वहाँ पे मुगल्स के अगेंस्ट बैटल्स करने के लिए मुगल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और बैटल हुई थी, बैटल ऑफ अमझेड़ा, यहाँ पे भी मुगल्स को हरा गया और मराठास जो है उनकी प्रेजेंट डे जो अब राजस्थान है वहाँ तक वो उनका एरिया फैल चुका। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ जो ये वाला एरिया है गायकवाड़स वाला, ये सारा भी इन्हीं के अंडर आ चुका था पेशवास के अंदर। ये होलकर्स इंडियाज़ ये सब थे, ये तो सब इन्हीं के थे। ये इतना बड़ा एरिया जो था ये इनके अंडर आ चुका था मराठा के अंदर। इस टाइम पे सबसे बड़ा पावर जो था वो ये इससे भी बड़ा था। ये 1730 का मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, इससे पहले का जो मैप था वो इससे बड़ा था। जो ये राजपूत वाले स्टेट से यहाँ तक इन्होंने अब स्टार्ट करना, अंदर जाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, फिर उसके बाद बाजीराव ने 1730 में फिर से 17 साल का जो बुंदेलखंड के जो 17 साल थे उनको मुगल फोर्सेस से बचाया और मुगल फोर्सेस को बुंदेलखंड से बाहर निकाल दिया। बाजीराव जो थे ये सिर्फ वॉरियर थे, बहुत खतरनाक, इन्होंने कभी भी कोई जंग हारी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि मुगल प्रोविंसेस को गुजरात से भी ये प्रेशर करने पे मजबूर कर दिया कि आप हमें टैक्स दो। तो फिर उसके बाद बैटल ऑफ मंदसौर लड़ी गई, जिसमें कि ये जो मल्हार होलकर और राजा जी शिंदे ने डिफीट कर दिया राजा जय सिंह सेकंड ऑफ अम्बे। राजस्थान के जो एरिया था ये इन दो की हेल्प से जो बाजीराव ने अपने अंडर मराठास की। अब मराठास को जो चौथ है, जो टैक्स है, वो 28 परगनास से मिलना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट जो थी मराठास और सिद्दीज ऑफ जंजीरा के बीच में, ये भी चीमाजी अप्पा जो बाजीराव के ब्रदर थे, ये उन्होंने अपने ट्रूप के साथ लेके अपने अंडर ये भी एरिया कवर कर दिया था। फिर बाजीराव ने जो यहाँ पे ये खुद विज़िट किया इन्होंने मेवाड़ और जयपुर वाले एरियाज़ में, वहाँ पे उनको ये कन्विंस करने के लिए कि आप हमें मुगल्स को अब से नहीं देंगे, अब से आप हमें टैक्स देंगे, और ये एरिया भी मराठा रीजन के अंदर इन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद बैटल ऑफ दिल्ली लड़की, जिसमें क्विक स्ट्राइक की बहुत सी छोटी सी फौज से इन्होंने दिल्ली को अटैक किया था। जब तक कि उनकी मेन फौज वापस आती है इनकी मुगल्स की, तब तक तो ये वापस भी निकल चुके थे। उन्होंने काफ़ी वहाँ पे नुकसान भी पहुंचाया था दिल्ली में मुगल्स को। फिर उसके बाद बैटल ऑफ भोपाल हुआ, मोहम्मद शाह जिसके निज़ाम को बुलाया गया, जो रिटर्निंग वहाँ से जो अटैक करके बाजीराव के ट्रूप्स वापस आ रहे थे उनको ये मारने की कोशिश यहाँ पे की गई थी, लेकिन उन्होंने तापी रिवर क्रॉसिंग पे ही उनको आने ना दिया और जो वो सपोर्ट नहीं कर पाए। बाजीराव की जो फोर्सेस थी भोपाल, वहाँ निज़ाम स्टेशन, उन्होंने वहाँ पे सप्लाई जो थी उनकी वो काट दी, इस वजह से वो उन पे अटैक नहीं कर पाए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, निज़ाम को फिर ये फोर्सफुली साइन करनी ही पड़ी ट्रीटी, जो थी ट्रीटी ऑफ दोराहा। फिर मालवा जो है वो मराठास के अंदर कंट्रोल में आ चुका था पूरा, राजस्थान वाले एरिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुगल्स ने एग्री किया कि हम आपको 50 लाख का जो हर्जाना है वो हम प्रिपरेशन में देंगे, और जो पुराना है वो भी इन्होंने वसूल करना स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बसीनी लड़की वसैल, जहाँ मराठास ने साल्सेट को पोर्टुगीज से ले लिया। साल्सेट हो गया आज का आपका मॉडर्न डे का बॉम्बे। ये भी आप बता सकते हैं, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सके। ओके, बाजीराव वन के सक्सेशन के बाद बाजीराव सेकंड को, बालाजी बाजीराव, उनके बेटे को ना, जिनको नाना साहिब भी कहा जाता था, वो भी एज अ पेशवा, ये भी उतने स्ट्रांग नहीं थे बालाजी के बराबर, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस टाइम पे। इन्होंने भी काफ़ी मराठास को एक्सपेंशन काफ़ी करने की कोशिश की थी। इनके टेन्यूर में जो मराठा की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी कॉन्फेडरेसी में बन गई थी। कॉन्फेडरेसी मतलब समझ सकते हैं आपके छोटे छोटे राजा थे, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक बड़ा किंगडम इन्होंने खड़ा कर दिया था विद द हेल्प ऑफ होलकर्स को, इन्होंने सिंडियाज को, गायकवाड्स को, भोसले, नागपुर को, ये एक बड़ा किंगडम इन्होंने बना दिया था इत छोटे छोटे चीफ्स के अंडर रूल करके। ओके, ड्यूरिंग द बालाजी बाजीराव टेन्योर, यानी कि जो नाना साहिब हैं, जो बेटे हैं किसके, बाजीराव के, उनके टेरिटरी, उनके जो टेन्योर था उसमें जो मुग़ल एम्पर था, मुग़ल एम्पायर जो था, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सबसे टॉप पे पहुँच चुका था। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ
यहाँ से और इंदस तक, ये भी कहा जाता है कि इंदस तक पहुँचे, वहाँ से ये गार्ड कर रहे थे जो वहाँ से अटैक्स होते थे वहाँ पे। तो यहाँ से राजस्थान का एरिया ये वाला सारा अंडर अपने कर लिया था इन्होंने। उस टाइम पे ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा किंगडम बन चुका था मराठास का। मराठास का एक और था 1741 से 70 में, मराठास ने बंगाल में भी इन्वेड्स किए थे। एनुअल रेड्स ये मरते थे, बर्गी ट्रूप्स ऑफ मराठा किए जाते थे। बर्गी ट्रूप्स आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ियों में ये हमले करते थे और हर सीज़न में करते थे और वापस आ जाते थे। जैसे अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में सुना होगा कि जब ये CCA NRC वाला मुद्दा चल रहा था, तो वहाँ पे ममता बनर्जी भी ने कहा था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बर्गी ट्रूप्स का नाम वहाँ पे थी। तो बर्गी ट्रूप्स आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि जो ये सीज़न वाइज करते थे। तो उसके बाद उन्होंने पीस ट्रीटी साइन कर ली विद बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, जो उन्होंने 12 लाख का जो मराठास को पे करने का किया, और 30 लाख ऑफ जो एरिया जो प्रिसीडिंग ईयर्स, यानी पुराने जो इतने सालों का भी था, वो भी इन्होंने पे किया एनुअली टिल 1758, जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने टुक ओवर नहीं कर लिया बंगाल को। जो उड़ीसा था, ये भी डिफेक्टो मराठा कंट्रोल के अंदर आ चुका था कि यहाँ पे मतलब ओवरऑल कंट्रोल मराठा का ही रहेगा, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पे कोई अपॉइंट गवर्नर मराठा का ही किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मराठा थे, इन्होंने टोटल कंट्रोल में आ चुके थे पूरे एरिया की। यहाँ से आप देख सकते हैं उड़ीसा, बंगाल, ये सब, दिल्ली, मुगल्स तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे। यहाँ से ये गुजरात वाला एरिया, सबसे बड़ा किंगडम उस टाइम पे ये बन चुका था। तो इस सब के बीच में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, ताराबाई, जिसको आप जानते हैं, जो पीछे जिनको निकाल दिया था, वो रिटर्न, उनकी वापसी होती है सून आफ्टर द डेथ ऑफ शाहू के मरने के बाद। क्योंकि उस टाइम पे तो शाहू का भी इतना नहीं था, क्योंकि सारे पावर्स जो आ रहे थे वो पेशवा के पास थे। उन्होंने क्या किया कि अपने ग्रैंडसन को, जो इम्पोस्टर उनको रखा कि ये अब छत्रपति ये बन गए हैं, तब तब इन्होंने किया। जबकि पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव, ये उस टाइम पे फाइटिंग में थे निज़ाम के साथ, और राजा रहीम सेकंड को फिर इन्होंने क्या किया कि अरेस्ट करके और डाल दिया किसमें, टेंशन में। ताराबाई को फिर बाद में सुप्रीमेसी माननी ही पड़ी कि हाँ भाई, जो ऑफिस है ये अब पेशवा के अंडर काम कर रहा है। लेकिन जो पेशवा थे, उन्होंने ये सोचा कि यार अब राजा राम सेकंड जो है, इसे एज ए पर्टिकुलर छत्रपति का नाम दे देते हैं, क्योंकि अब छत्रपति जो हैं उनका तो कुछ रहा नहीं है। हाँ भाई, खानदान का आदमी है, चलो बिठा देते हैं। लेकिन छत्रपति जो थे वो एक किस्म का एक पावरलेस बन चुके थे, उनके पास तो कोई पावर होता नहीं था। पावर मेन जो था वो पेशवास के पास होता था। पेशवास के अंडर पे सारा पावर रिलाई होता था। बाजीराव के टाइम से अभी नाना साहिब थे, तो नाना साहिब के पास सारा पावर रिजाइड होता था। जो वोडिया डायनेस्टी थी यहाँ मैसूर में, इनका जो वोडिया डायनेस्टी थी, ये एक आप समझ सकते हैं किंगडम था। ये विजयनगर एम्पायर के बीच में से ही बना था। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस विद द फॉल ऑफ विजयनगर के इस टाइम पे इन्होंने 1565 में ये कर लिया था कि मैसूर को इन्होंने अलग डिपार्टमेंट बना दिया था। यहाँ पे चिक्का देवराजा जो थे वो रूल करते थे 1673-74, तब ये डायनेस्टी पीक पे काम कर रही थी। इनका जो टैक्स कलेक्शन था वो आज के डेट में भी सबसे खतरनाक टैक्स कलेक्शन माना जाता है, जैसे चावड़ीज कहा जाता था। तो इतना अच्छा टैक्स सिस्टम कभी भी किसी एम्पायर का नहीं रहा है। अब बात करते हैं हम अवध की। तो अवध में सादात खान, जिसे बुरहान अल मुल्क, एक शिया नोबल था, विद द हेल्प ऑफ मोहम्मद शाह ने कन्फ्रेंसी जो की थी सईद ब्रदर्स को मारने में, मोहम्मद शाह रंगीले को इसने फिर इंस्टॉल किया था, एज ए हेल्प की थी ताकि वो इंस्टॉल हो सके एज ए किंग इन मुगल एम्पायर। तो इससे मनसब का रिजल्ट दिया था। फिर उसे यहाँ पे जो अवध का जो मेन एरिया है, वहाँ पे इनको गवर्न करने की, आप इनका नाम रखना सादात खान बुरहान अल मुल्क, कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, ये है सादत खान, जिसे बुरहानुल मुल्क का भी टाइटल दिया हुआ था इन्होंने ही, रंगीला। आप ऐसे याद रख सकते हैं, रंगीला सादत खान। तो इन्होंने सईद ब्रदर्स को मारने में हेल्प की थी, मोहम्मद शाह की। अ, फिर सून आफ्टर 1739 में जब नादिर शाह ने इंडिया पर अटैक किया था, तब सादत खान को उन्होंने एज ए वकील मुतल्लिक बना दिया था, यानी कि इंडिपेंडेंट बना दिया था कि अब ये इंडिपेंडेंटली यहाँ पे काम कर सकते थे। मुगल आर्मी को उन्होंने यहाँ से भगाया था, खदेड़ा था 1739 में। फिर ये चल बसे, उनके बाद सफदर जंग इनको सेकंड वजीर बनाया गया, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 74 में शुजाउद्दौला को नवाब ऑफ अदल बना दी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख। हम शुजाउद्दौला के बारे में आगे आने वाले काफ़ी वीडियोज़ में इनकी चर्चा रहेगी, तो इसका इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर है हमारे इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में।
फिर जो नवाब ऑफ बंगाल थे फ़र्रुखसियार ने जो जब वो बने थे तो उन्होंने जो वॉइस राय वाला सिस्टम जो था ये ख़त्म कर दिया था और वहाँ पे इन्होंने नवाब्स को इंस्टॉल किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि इंडिपेंडेंट रूल जो थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सारा बंगाल के अंदर ही फॉल करता था। तो इन्होंने कि नवाब को वहाँ पे बिठा दिया कि अब आप वहाँ पे गवर्न करेंगे, हालांकि रहेंगे एज ए मुग़ल के अंडर, लेकिन जो इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकता है। जैसे सबसे पहले जो उन्होंने बिठाया था मुर्शिद कुली खान को बिठाया था, जो नशीरी डायनेस्टी के वंशज हैं, इनको बिठाया था। ये भी बहुत मेहनती थे, एक नए सबसे ये औरंगज़ेब के टाइम पे एज ए सोल्जर काम करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर 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 रैंक्स में इन्होंने अपना अपना तबादला किया और बाद में एज ए बड़ी पोस्ट पे इनको अपॉइंट कर दिए। मुर्शिद कुली खान या जिसे नवाब या नाजिम ऑफ बंगाल भी कह सकते हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने जागीरदारी सिस्टम जो मुगल्स का टैक्स कलेक्शन करने वाला सिस्टम था वो इन्होंने चेंज कर दिया था। उसकी जगह पे इन्होंने स्पिल करके रख दिया था माल जस्मानी, जिसने बाद में जन्म दिया ज़मींदारी सिस्टम जो बंगाल में हुआ, उस पर मुर्शिद अली कुली खान की ही बदौलत हुआ सारा। उसके बाद आप ये याद रख सकते हैं, उसके बाद गुजरने के बाद जो नवाब्स बहुत सारे नवाब्स आए, लेकिन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन अली वर्दी खान जो थे ये अलग से फोर्थ नवाब बंगाल उनके डिसेंडेंट्स में से नहीं थे। ये मुर्शिद अली कुली खान के डिसेंडेंट्स में से नहीं थी, ये फोर्थ वाले हैं। ये भी इसी तरह से छोटी रैंक से बड़ी रैंक पे पहुंचे थे और इन्होंने भी जिसका टाइटल फिर नवाब ऑफ बंगाल का टाइटल इनके पास आ गया। तो इन्होंने लड़ी थी बैटल ऑफ गिरिया, बहुत छोटी सी लड़ाई हुई थी नशीरी डायनेस्टी के अगेंस्ट, तो इन्होंने वो जीत के फिर अपने आप को ये एज ए नवाब इंस्टॉल कर दिया था। हालांकि ये भी तो काफ़ी ख़तरनाक, काफ़ी पावरफुल मैंगो उस टाइम पे नवाब बने थे। ये इन्होंने कू किया था जिसके साथ इनको हेल्प की थी बहुत सारे बैंकर्स पैसे वाले लोगों ने। फिर इसमें बीच में बैटल ऑफ बर्दावन होती है, बृंदावन, जहाँ पे ये इन्वेडिंग आर्मीज नवाब के साथ जो मीर जाफ़र है ये वहाँ से भागे थे, इन्होंने रेजिस्ट नहीं कर पाए थे। फिर अली वर्दी खान ने इसको डिसमिस कर दिया था मीर जाफ़र को और फिर खुद अपने कंट्रोल में ले लिया था आर्मी को और मराठास को फिर वहाँ से भगाया था। तो अली वर्दी खान ने जो मराठास को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मराठा डिच यानी कि खड्डे करने स्टार्ट कर दिए थे अराउंड ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अराउंड भी ये खड्डे आज भी किसी किसी जगह पे शायद इन्होंने रखे हुए हैं, ताकि जो बर्गी जो रेड्स होती थी मराठास की, जो सीजनल रेडिंग्स करते थे, तो उससे बचने के लिए इन्होंने बहुत सारे खड्डे बनाए हुए थे। उसके बाद इसी तरह जो नागपुर वाले एरियाज़ थे वो काफ़ी वहाँ से अटैक्स होते थे इसके ऊपर, बंगाल के ऊपर। उसके बाद फिर मराठास ने 1745 में मराठास ने उड़ीसा भी अपने अंडर ले लिया, जो कि बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। उसके बाद 1751 में फिर इनको पीस ट्रीटी साइन करनी ही पड़ी मराठास के साथ। और अली वर्दी खान के जाने के बाद उनका जो ग्रैंड सन था शिजाउद्दौला, ये फिफ्थ नवाब ऑफ बंगाल बने। काफ़ी इनके बारे में ऊट पटांग बातें भी हैं, कभी ये है कि बड़ा अजीब इंसान था, ये है वो वगैरह वगैरह। अब इनको हम पूरी तरह से सच तो नहीं कह सकते, हाँ हिस्टोरियंस ने लिखी हैं तो कुछ तो सच होंगी ही। इन्होंने सीज ऑफ कलकत्ता की हुई थी ताकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की अनऑथराइज जो इन फोर्टिफिकेशन कर रहे थे फोर्ट विलियम की, तो ये वो कर सके। तो इन्होंने ही वहाँ पे परमिशन दी थी कलकत्ता में आने के लिए। यही एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे इन्हीं के साथ पे जो लड़ाई होगी आगे हम वो डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो धन्यवाद, थैंक यू।